टाइम्स लाइव शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्रांति संभव। आज के एपिसोड में मामला पूरा इलेक्ट्रिक ही नजर आ रहा है। एक तो जर्मन इलेक्ट्रिक सुपरकार है, एक इलेक्ट्रिक बाइक है। जी नहीं, ये नहीं, ये है तो वैसे जर्मन ही और एक तरह से सुपरकार कह सकते हैं, हैचबैक हालांकि, लेकिन ये पेट्रोल वाली है। जो कार हम आज लेकर आ रहे हैं उसके बारे में हमने आपसे वादा किया था पिछले हफ्ते। जी हाँ, तो सबसे पहले बताते हैं आज के एपिसोड में कौन कौन सी गाड़ियां हैं, क्या क्या कहानी। टाइम्स ड्राइव में आज हमारी कवर स्टोरी है पोर्शा टायकान, एक इलेक्ट्रिक कार जो एक्साइटिंग है या नहीं, पोर्शा की बाकी कार्स की तरह जांचेंगे आज। इलेक्ट्रिक बाइक सेगमेंट में नई एंट्री ओकिनावा की तरफ से, और हम शुरू कर रहे हैं एक बिल्कुल नया सेगमेंट जिसमें कोशिश आपके कंफ्यूजन को दूर करने की है। देंगे हम आपके सवालों के जवाब। Shadows out from the caves. The moment we talk about electric vehicles, वहां पर टेस्ला का जिक्र आता है और सवाल ये उठता है कि बाकी ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरर्स क्या कर रहे हैं। Embrace all the powers from my और अब जो है जवाब मिलने शुरू हो गए हैं। rising from the ashes out from the dust. बहुत सारी कंपनी जो ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो अपने अपने सेगमेंट में राज कर रही थी, वो ऐसे इलेक्ट्रिक व्हीकल लेकर आ रही हैं जो न सिर्फ इलेक्ट्रिक है बल्कि उनके ओरिजिनल डीएनए से मैच भी करती है। We can be warriors. और उसी सिलसिले में एक प्रोडक्ट ये है पोर्शा टायकान। सबसे पहले इसके लुक के बारे में बात करते हैं। वैसे एलिमेंट आप देखें तो जिस शेप और सिलुएट के लिए पोर्शा कार्स जानी जाती हैं, ऑलमोस्ट सेम आपको इसमें देखने को मिलेगा, बट एट द सेम टाइम कुछ एक नए एलिमेंट्स भी इसमें ऐड किए गए हैं जो इससे नया फील देते हैं। स्पेशली इस मैट्रिक्स हेडलैम्प सेटअप को आप देखें, ये जो शेप है आपको काफी फ्यूचरिस्टिक इंटरेस्टिंग लगेगा। वहीं टायर्स की बात करें, इसमें 20 इंचेस लगे हुए हैं और जो अलॉय का शेप है वो भी काफी कूल है। वैसे इलेक्ट्रिक कार्स में एक चीज मैंने देखी है, कॉमन है, अलॉय का डिजाइन आमतौर पर काफी फ्यूचरिस्टिक, काफी कूल सा सभी कार्स में हमने हाल फिलहाल में देखा है। अब इलेक्ट्रिक कार है तो आपके पास चार्जिंग पोर्ट तो होंगे ही। अब चार्जिंग पोर्ट खोलने के लिए ये फीचर आ, देखिए, आपने स्लाइड किया और खुल गया दरवाजा या खिड़की। फिलहाल ये एसी चार्जिंग का पॉइंट है यहाँ पर, और उस साइड एसी और डीसी दोनों का पॉइंट है। तो मैंने इसके फ्रंट बूट या क्या फ्रूट, आई डोंट नो, और जो लेग स्पेस पीछे है, दोनों को मैंने बीच में जो स्क्रीन लगा है उससे मैंने खोल दिया है। वो स्क्रीन तो एक अलग कहानी है, उसके ऊपर मैं बाद में जाऊंगा। यहाँ पर इस स्पेस के बारे में आपको बताएं, खुल जाए सिम ओके, खुल गया। और ये ऑलमोस्ट 84 लीटर्स की जगह आपको यहाँ मिल रही है। पिछले हिस्से में हम चलते हैं। यहाँ तो स्पेयर व्हील रखा हुआ है और साथ में एक और बैग है, बट ओवरऑल मैं कहूँ अराउंड 407 लीटर्स की जगह आपको पीछे मिल रही है। वैसे खोलने बंद करने का जो फीचर है, चाहे ये डोर हैंडल्स, वो भी काफ़ी कूल है। और कैफी कह रहे हैं कि चाबी भी दिखा दीजिए, तो उसका शेप भी आप देख लीजिए, बिल्कुल पोर्शा डिज़ाइन, सिल्वेट शेप, शोल्डर्स, और यहाँ पर बटन है वो फ्रंक और यहाँ पे ट्रंक, दोनों को खोलने के लिए बटन्स भी दिए गए हैं। अब अंदर चलते हैं, स्क्रीन्स की कहानी बताता हूँ। Next time, be wise. My poison tastes like your eyes, so don't cry. Just enjoy the ride. चलिए, अब हम अंदर बैठ गए इस टायकान के। वो कहानी अलग है कैसे हम यहाँ फिट हुए, बट सबसे पहली चीज़ जिसके ऊपर नजर जाएगी, मुझे तो काफ़ी कूल लगता है जिस तरह से आप फ्रेमलेस विंडोज यहाँ पर शीशे देख सकते हैं। वेरी कूल। बिफोर आई पुश दिस स्टार्ट बटन, एक नजर डालते हैं इसके स्टीयरिंग व्हील के ऊपर। जो फील है वो तो स्पोर्टी है ही, काफ़ी सॉलिड आपको ये महसूस होगा।
और ड्राइव के दौरान कैसा फील है वो तो आपको आगे बताएंगे, लेकिन यहाँ पर बटन्स और डिज़ाइन जो है वो मुझे काफ़ी स्पोर्टी लग रहा है। लेफ्ट साइड में वॉल्यूम और रिकुपरेशन के अलग से बटन आपको देखने को मिलेंगे। वॉइस कमांड्स भी आप यानी इस कार के साथ भी आप इंगेज कर सकते हैं, कई कार्स में आपने वो देखा होगा। राइट साइड में आप अगेन एक रोलिंग आपके पास नॉब है जिसमें आप फ़ोन कनेक्टिविटी और बाकी मेन्यू इससे चेंज कर सकते हैं। एक और बटन यहाँ आपको देखने को मिलेगा रोटरी, और वो है ड्राइव मोड। इससे जब आप घुमाएंगे तो 5 अलग अलग तरह के ड्राइव मोड्स को आप सेलेक्ट कर सकते हैं इससे। तो वो दिखाने के लिए मैं करता हूँ क्या, दबाता हूँ इस स्टार्ट बटन को, और उसके बाद जो है इसका डिजिटल कॉकपिट पूरी तरह से अलाइव हो जाता है, और आपको पता चलेगा कि पोर्शे ने यहाँ पर स्क्रीन गेम को कहाँ पे पहुंचा दिया है। 1 2 3 4 स्क्रीन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये स्क्रीन जो कर्व शेप में, एक तो पहले इसका शेप ही काफी यूनिक है, साइज भी 16.8 इंच का साइज है इसका। तो न सिर्फ ये 16.8 इंच का कर्व्ड स्क्रीन है, बल्कि दोनों साइड आपको टच स्क्रीन ऑप्शन भी दिए जा रहे हैं, चाहे वो लाइट्स का हो या फिर आप सस्पेंशन, और यहाँ पर कार की हाइट को ऊपर नीचे करने के लिए बटन भी आपको दिया गया है। ट्रैक्शन कंट्रोल के लिए भी आपको बटन दिया गया है। जैसे मैंने कहा ड्राइव मोड सेलेक्ट, तो यहाँ पर इस नॉब को घुमाते ही नॉर्मल, रेंज, स्पोर्ट प्लस, इंडिविजुअल, ये 5 ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं। वैसे रेंज वाले में आपको बता दें कि यहाँ पर मैक्सिमम स्पीड 90 kmph की है, और इस स्क्रीन को आप कस्टमाइज भी काफी इंफॉर्मेशन के साथ कर सकते हैं। तो 16.8 से मूव करते हैं इस 10.9 इंच की स्क्रीन के ऊपर। जी हाँ, ये एक इंफोटेनमेंट स्क्रीन जैसा कि आमतौर पर होता है, वैसे ही आपको इसमें भी देखने को मिलेगा। बहुत सारे इसमें इंफॉर्मेशन, बहुत सारे फीचर्स आप यहाँ देख सकते हैं। इसमें बहुत सारे फीचर्स जो है वो आप कंट्रोल कर सकते हैं इस स्क्रीन से, विच इज अराउंड 8.4 इंच आई गेस। और एक और स्क्रीन है जो आपको पैसेंजर साइड में ऑप्शनल मिलता है। 2 और स्क्रीन के ऑप्शन है। 5.9 इंच की स्क्रीन आप पीछे भी लगवा सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कहानी स्क्रीन की किस लेवल पे चली गई है। और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि सारा डिजिटल है, लेकिन एक जो एनालॉग चीज़ आपको यहाँ देखने को मिलेगी, सामने लगा हुआ क्लॉक। तो बहुत ही स्पोर्टी फील और एक ओल्ड स्कूल न्यू एज सबका मिक्सचर देखने को मिलता है। वैसे कुछ एक बहुत ही कूल फीचर्स इसमें ज़रूर ऐड किए गए हैं। जैसे आप जो एसी या इसके फ़ैन का जो फ्लो है उसे आप अपने हिसाब से, यानी टच स्क्रीन पर मूव करके ही आप एसी के फ्लो का डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। वो मुझे काफ़ी कूल लगता है, बट वाइल ड्राइविंग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं होता। बट एनीवे, ये कॉन्वर्सेशन स्टार्टर है। जब आप इतना महंगा 1.5 करोड़ की गाड़ी आप लेते हैं तो फिर आप कहेंगे कि हाँ भाई देखो, इस तरह के फीचर्स भी मेरी कार में हैं। एक और चीज़ जो काफ़ी कूल लगी वो है इसका ड्राइव सेलेक्ट। ये जो बटन है वो आपको स्टीयरिंग के ठीक पीछे देखने को मिल रहा है, और आई गेस इंट्यूटिव काफ़ी है। जब आप थोड़ी दूर भी ड्राइव करेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, आप रिवर्स जाना चाहते हैं या जी, आपको ज़्यादा देखने की ज़रूरत ऑब्वियसली नहीं पड़ेगी। जिस तरह का प्लेसमेंट है इसका काफ़ी प्रैक्टिकल मुझे ज़रूर नज़र आ रहा है। फिलहाल मैंने इसको पार्किंग मोड में डाल दिया है। सो एक वाव वाला फैक्टर टेक्नोलॉजी के हिसाब से तो मुझे इसमें ज़रूर नज़र आ रहा है। तो गाइस, इस टाइकान के ड्राइव की बारी आ गई है, लेकिन इसके ड्राइविंग के बाकी एस्पेक्ट के बारे में बताने से पहले एक छोटा सा नमूना स्पोर्ट प्लस में इसे डाल दिया है, डी मोड में डाला है इसे, और अब मैं इसे लॉन्च करने वाला हूँ। इसकी आवाज़ सुनिएगा। मैंने शीशा इसलिए नीचे किया हुआ है। 3 2 1 ये आवाज़ अलग है। आई गेस विंड भी आप काफ़ी सुन पा रहे हो, लेकिन आप कार के अंदर से आवाज़ सुनिए। बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन, फ्यूचरिस्टिक साइंस फिक्शन की गाड़ी की तरह इसकी आवाज़ आती है। आपको बताएं कि जो बैटरी है वो मोस्टली फ्लोर पर ही रखा गया है, और जिससे कि सेंटर ऑफ मास इसका नीचे रहे, ज़्यादा पकड़ के साथ चले। वो सब तो ठीक है, लेकिन 2.25 टन के आसपास का इसका वजन फिर भी जिस तरीके से ये हैंडल करती है, न सिर्फ स्ट्रेट लाइन में बल्कि तेज कॉर्नर्स के ऊपर
मुझे बहुत ही इम्प्रेसिव और बहुत ही इंगेजिंग ये कार लग रही है। यहाँ पर एक्सेप्ट फॉर दिस साउंड नोट आपको कुछ भी ऐसा अलग नहीं लगेगा कि आप एक पोर्शा नहीं चला रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि बहुत ही यूनिक तरीके से एक बैलेंस जो है वो पोर्शा ने हासिल किया है इस कार के साथ, जहाँ ट्रेडिशनल जो वैल्यूज़ हैं पोर्शा के, जो कैरेक्टरिस्टिक हैं, वो सब इसमें आपको मौजूद मिलेंगे और साथ में इलेक्ट्रिक का फन भी। और जो इसका एयर सस्पेंशन है और ओवरऑल इसका जो फ्रेम है वो इससे बहुत ही एंगेजिंग और सरप्राइजिंगली रेगुलर यूजेज में जो गाड़ियां होती हैं उस हिसाब से लग रही है। तो दोस्तों, स्टोरी की शुरुआत में जैसे मैंने कहा था कि कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस बहुत हैं और ऑप्शंस इसमें बहुत सारे हैं। तो इसी वजह से ये बेस वर्जन जो है उसकी कीमत भले ही 1.5 करोड़ के आसपास आपको लगे, लेकिन यहीं पर परफॉर्मेंस प्लस बैटरी सेट या बाकी कुछ चेंजेस आप कराएं तो इसकी कीमत 1.5 करोड़ से कहीं ज़्यादा ज़रूर जाएगी। तो उस हिसाब से मैं ज़रूर कहूँगा कि प्राइसिंग के मामले में ये थोड़ी सी प्राइसी लग सकती है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के जो शौकीन हैं, खासकर इस सेगमेंट में। लेकिन अगर आप पोर्शे के शौकीन हैं, फ़ैन हैं और उसी के थ्रिल और परफॉर्मेंस को आप फील करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक अवतार में, आई गेस टाइकैन बहुत ही पोटेंट मशीन है। कहा था आपसे हमने कि एपिसोड पूरा इलेक्ट्रिक मय है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक सुपर कार के बाद बारी है एक इलेक्ट्रिक बाइक की। ओकिनावा लेकर आया है नया प्रोडक्ट। हेलो टाइम्स जॉय फैमिली, मैं हूं अंकुर तनेजा और आज हम मौजूद हैं ओकिनावा के नए ओकी 90 के लॉन्च पर। ये स्कूटर नया ओकिनावा ने आज यहां पर लॉन्च कर दिया है। क्या डिटेल्स फीचर्स को लेकर, क्या डिटेल्स स्पेक्स को लेकर और क्या प्राइस ओकिनावा ने इस नए ओकी 90 का रखा है, उन सभी पहलुओं पर बात करेंगे आपसे इस वीडियो में। चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहले शुरुआत करते हैं इस ओकिनावा के ओकी 90 के लुक से। किस तरह का लुक देखने को मिल रहा है, तो फर्स्ट इंप्रेशन जिसको देख के पड़ रहा है वो है एक मैक्सी स्कूटर वाला फील इस ओकी 90 देखने को मिलेगा। वो स्कूटर और बाइक कॉम्बिनेशन वाला फील ओकिनावा ने इस नए प्रोडक्ट में देने की कोशिश की है। डिज़ाइन की बात करें फ्रंट में, तो यहाँ पे एलईडी पैकेज दिया गया है हेडलाइट में, एंड ये जो पैटर्न देख रहे हैं थोड़ा बहुत ओकिनावा के लोगो से इसको मैच करने की कोशिश की गई है। एंड यहाँ पे डीआरएल दिए गए हैं एंड इंडिकेटर्स जो हैं वो भी इसमें एलईडी देखने को मिलते हैं। क्रोम का एलिमेंट है। फ्रंट में आपको ज़्यादा शार्प एजेस देखने को नहीं मिलने वाले हैं, तो यहाँ पे थोड़ा मामला कर्वी आपको फ्रंट में देखने को मिलेगा। टायर्स की बात करें, जो इसको वो बाइक वाला फील दे रहे हैं, 16 इंचेस के अलॉय व्हील्स इसमें दिए गए हैं एंड फ्रंट में सस्पेंशन इसमें दिया गया है वो टेलीस्कोपिक फोक्स हैं एंड सीबीएस यानी कि कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम के साथ ये ओकी 90 ओकिनावा ने इंट्रोड्यूस किया है। यहाँ पे थोड़ा मामला एजी होता जाता है, पीछे की तरफ जाते हैं तो थोड़े शार्प आपको यहाँ पे लाइंस देखने को मिलेंगे एंड वही कर्व वाला मामला पीछे इसकी टेल लाइट में भी देखने को मिल रहा है एंड ये भी कम्प्लीटली एलईडी पैकेज देखने को मिलता है इसमें। यहाँ पे इसका डिस्प्ले दिया गया है। डिस्प्ले के दो ऑप्शंस हैं, एक कलर्ड में है, एक ब्लैक एंड वाइट में है। ये कलर डिस्प्ले वाला वर्जन अभी फिलहाल यहाँ पे खड़ा है, तो इसमें आपको अभी फिलहाल ये पार्क मोड में है। ये राइट साइड में जो स्विच दिया गया है इसको आप प्रेस करेंगे इधर तो ये राइड मोड में चला जाएगा। यहाँ पे स्पीडोमीटर दिख रहा है एंड ये ऐप से भी कनेक्टेड है। कुछ ऐप एनेबल्ड फीचर्स देखने को मिलेंगे, जियो फेंसिंग वगैरह, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, फ़ोन कनेक्टिविटी, सब यहाँ पे डिस्प्ले होगा एंड स्पॉटिफाई का भी ऑप्शन ओकिनावा ने अपनी ऐप में दिया है। बूट स्पेस की बात करें, यहाँ पे ये यूएसबी चार्जिंग दी गई है फ़ोन के लिए एंड लाइट भी दी गई है, तो सामान अगर आप अंधेरे में खंगाल रहे हैं तो वहाँ पे ये मददगार साबित होगी। एंड बैटरी इसकी यहाँ पे प्लेस है, इधर आपको इसको आप टर्न ऑन टर्न ऑफ भी यहाँ से कर सकते हैं, ताकि कोई बैटरी अगर आप स्कूटर पार्क्ड है, रात को खड़ा है, तो बैटरी किसी तरह का भी एनर्जी लॉस ना हो, तो यहाँ से आप उसको फिजिकली भी ऑफ कर सकते हैं। वो एमसीबी यहाँ पे दी गई है। तो पावर इससे जो पीक जनरेट होती है वो 1300 वॉट की है और जो रेंज ओकिनावा इस ओकी 90 क्लेम कर रहा है वो है 160 किलोमीटर पर चार्ज, जो कि इको मोड में मिलेगी। स्पोर्ट मोड में अगर आप चला रहे हैं तो वहाँ पर रेंज इसकी अराउंड 10 से 20
किलोमीटर के आसपास पर चार्ज डिप हो जाएगी। देन अपार्ट फ्रॉम दैट जो चार्जिंग टाइम ये लेने वाला है अराउंड 80% ये चार्ज 1 घंटे में हो जाएगा एंड 100% चार्ज अगर आप कर रहे हैं तो 4 से 5 घंटे का वक्त इसको फुल चार्ज करने में लगने वाला है। अब ओवरऑल एज अ पैकेज देखें तो इस तरह के स्टाइल का स्कूटर, इलेक्ट्रिक स्कूटर अभी फिलहाल मार्केट में आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो ये एक यूनिक एलिमेंट इस स्कूटर के बारे में मुझे लग रहा है। एंड जो प्राइस इसका रखा गया है वो है 1,21,000 आफ्टर फेम टू सब्सिडी। अगर स्टेट सब्सिडी है तो प्राइस और कम हो जाए, कुछ स्टेट्स में स्टेट सब्सिडी देती हैं तो वहाँ पर इसका प्राइस आपको 1 लाख या 1,10,000 के आसपास, डिपेंड्स ऑन कि स्टेट की सब्सिडी कितनी है उतना आपको इसको पड़ने वाला है। तो ये है हमारा फर्स्ट इंप्रेशन, हमारा फर्स्ट ओपिनियन इस ओकिनावा के OK90 को लेकर। तो आज हमारे साथ एक बहुत ही खास प्रोडक्ट जिसे ओकिनावा कह रहा है, एक रिस्पॉन्सिबल चॉइस मौजूद है। ये ओकिनावा का नया OK90 और इसके साथ साथ एक बहुत ही खास मेहमान, द रिस्पॉन्सिबल मैन अगर हम कहें उनको, मिस्टर जितेंद्र शर्मा, फाउंडर एंड MD ऑफ ओकिनावा स्कूटर्स। सर बहुत बहुत स्वागत है। क्या ओकिनावा इन नए OK90s में लेकर आया है, क्या नया इंट्रोड्यूस करा है, और जो EVs मार्केट में मौजूद हैं उनके अलावा इसमें डिफरेंट क्या देखने को मिलता है? सबसे बड़ा पॉइंट इसके अंदर जो है, हम इस स्कूटर को जो रिस्पॉन्सिबल चॉइस बोल रहे हैं उसके पीछे कारण है, इस स्कूटर के अंदर आपको मोटरसाइकिल का चलाने का मज़ा और स्कूटर का कंफर्ट मिलेगा। वी कॉल इट इज ए रिस्पॉन्सिबल चॉइस। इसके अलावा अगर इसके अंदर देखिए फीचर, जो मेनली इसके जो बड़े व्हील साइज़, जो 16 इंचेस व्हील साइज़ है, जो अभी तक EV 2 व्हीलर इंडिया के अंदर पहला ओकिनावा का स्कूटर है OK90 जो इस फीचर्स के साथ आया है। दूसरा, इसके अलावा अगर हम देखें इसके अंदर ये कनेक्टेड व्हीकल है, कनेक्टेड स्कूटर है। अगर आप देखें कि ओवरऑल जो इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर मार्केट है 2019 का अगर हम देखें सिनेरियो, तो उस टाइम करीब 21 मिलियन व्हीकल बिके थे इंडिया के अंदर, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ग्रेजुअली रिड्यूस हुए हैं और इस साल के फाइनेंशियल ईयर एंड में आते आते लगभग 15 से 16 मिलियन व्हीकल बिकेंगे। इसका मतलब ऑलरेडी 6 मिलियन का गैप ऑलरेडी है वहाँ पर। कस्टमर व्हीकल के लिए जाना चाहता है और इसके लिए ही इज़ लुकिंग फॉर द EV, क्योंकि अगर देखें तो EV फ्यूचर है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। और धीरे धीरे जिस तरीके से पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, मार्केट में कस्टमर्स की अवेयरनेस बढ़ रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, तो ऑफकोर्स कस्टमर EV के लिए जाएगा। और मुझे लगता है कि अगले 4-5 साल के अंदर ये जो मार्केट है, पूरी मार्केट, वो करीब 5 से 8 मिलियन की होगी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर। और जिसकी वजह से अगर हम देखें तो ये मार्केट, हमें लगता है कि ओकिनावा उसके अंदर एक अच्छा भागीदार होगा और करीब 1 मिलियन व्हीकल्स हम अगले 4 से 5 साल के अंदर बेचेंगे। तो सर अभी इसके अलावा जिस स्टेज पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ओकिनावा जिस तरह की टेक्नोलॉजी स्कूटर्स में दे रहा है, आगे किस तरह की और डेवलपमेंट्स, किस तरह के और प्रोडक्ट्स हमें ओकिनावा के लाइनअप में देखने को मिल सकते हैं? क्या हम एक मोटरसाइकिल भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस रेंज के साथ या इस तरह की रेंज के साथ, इस स्पेक्स के साथ एक मोटरसाइकिल भी ओकिनावा लेकर आए? हाँ, ऑफ कोर्स अभी हमारा एक लॉन्ग अवेटेड मोटरसाइकिल है OK100, तो उस पर ओकिनावा पिछले 2.5 साल से काम कर रहा है और वो इस साल के अंत में आते आते, यानी कि 3rd क्वार्टर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर, वो मोटरसाइकिल हम इंडिया रोड्स के ऊपर उतारेंगे, भारतीय बाजार के अंदर उतारेंगे। थैंक्स अ लॉट सर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस, थैंक यू। आपके शेयर, आपके ट्रेड, इंडस्ट्री से जुड़े सभी अपडेट, म्यूचुअल फंड या कमोडिटी, जहां भी हो आपका निवेश, पक्की प्लानिंग का है वादा। ET नाउ स्वदेश, बढ़ो देश के साथ।
सेविंग्स अकाउंट में एफडी वगैरह करते थे, उसकी जगह पे चेंजेस आया कि एसआईपी करते हैं या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। We try to invest in more on share market than on FD. डाइवर्सिफिकेशन इज द वे ऑफ लाइफ। स्टॉक मार्केट में रिस्क तो है, पर वहाँ पे उतना रिटर्न भी मिलता है। Absolutely anything about the stock market. There is one golden rule that there are no rules. When history changes, everything changes, and circumstances change. टेक्निकल चार्ट हो या फिर एफ&ओ, किस खबर का होगा आप पर कितना असर? व्यापार जगत से जुड़े हुए हर मुद्दे का विश्लेषण समझिए मेरे साथ आसान भाषा में। ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है। बनाइए अपने ट्रेडिंग डे की बेहतर रणनीति। शॉर्ट कवरिंग से लॉन्ग में आने में समय लगेगा, इसलिए ये एक मेक ब्रेक लेवल है। 200 दिन की एवरेज के ऊपर आके हम ट्रेड करने लगे हैं। मैं डिम्पी कालरा, जुड़िए मेरे साथ सिर्फ ईटी नाउ स्वदेश पर। टाइम्स ड्राइव कमेंट बॉक्स हमने नाम रखा है इस सेगमेंट का, जिसमें आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे और कुछ कमेंट्स या फरमाइश जो होगी आपकी उसे भी शामिल करने की कोशिश करेंगे। आज सबसे पहले हम जब सवालों की फेहरिस्त निकाल रहे थे तो उसमें कारंस के बारे में सवाल थे, महिंद्रा स्कॉर्पियो के बारे में ढेर सारे सवाल थे जो 2022 एडिशन आ रहा है। इसके अलावा जो होंडा सिटी का हाइब्रिड वर्जन उतारने वाली है उसके बारे में भी ढेर सारे सवाल थे। तो शुरुआत करते हैं कारंस और अल्काजार से जुड़े सवाल के साथ, जहां पर वंडरस एक्सप्लोरर और विकास त्यागी दोनों का सवाल है कि केवन प्लेटफॉर्म कैसा है, जिस पर उन्होंने रिपोर्ट पढ़ी है कि कारंस तैयार हुई है। इसके अलावा अल्काजार से तुलना करें, कंपेयर करें तो कौन सी गाड़ी आपके लिए बेहतर हो सकती है। तो यहां पर मैं आपको बताऊं, एक तो हमने स्टोरी कर दी है कारंस वर्सेस अल्काजार, जो आपने अगर टाइम्स ड्राइव शो में नहीं देखा तो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर जरूर देख सकते हैं टाइम्स ड्राइव के। इसके अलावा आपको बताएं कि हाल में कारंस को लेकर बहुत लंबी ड्राइव के ऊपर हम गए हैं, उससे पहले अल्काजार को लेकर गए थे। तो इन दोनों को कंपेयर करने के बाद तो एक लिस्ट अगर बनाए जहां पर कारंस को एक तरफ रखें और अल्काजार को दूसरी तरफ, तो कारंस मुझे लगता है कि एक शांत फैमिली सेंट्रिक अर्बन माहौल में चलाने के लिए एक फीचर रिच गाड़ी आपको लगेगी जो एमपीवी जैसी आपको ज्यादा लगेगी। वहीं 7 सीटर थोड़ी स्पोर्टी फील के साथ, अभी भी थोड़ी रगड फील के साथ अल्काजार नजर आती है। तो ड्राइव के मामले में अगर मैं कहूं तो समतल सड़कों के ऊपर आमतौर पर अगर आप चलाते हैं तो फैमिली के साथ कारंस आप एंजॉय करेंगे। वहीं अगर थोड़ी बहुत मुश्किल रास्तों के ऊपर भी आप जाना चाहते हैं, ड्राइव थोड़ा सा रगड़ चाहिए, तो अल्काजार एक अच्छा ऑप्शन है। और अब बात करते हैं महिंद्रा स्कॉर्पियो की। हालांकि बातचीत तो काफी हो चुकी है सोशल मीडिया, यूट्यूब के ऊपर जो फैंस हैं, एंथुसियास्ट से ढेर सारी बातें कर रहे हैं इस गाड़ी के बारे में, वीडियोस आ रहे हैं, स्पाई पिक्स आ रहे हैं। इसके अलावा कुछ सवाल को भी लेंगे। सुधीर नायर जानना चाहते हैं कि महिंद्रा स्कॉर्पियो नए महिंद्रा लोगों के साथ आ रही है कि नहीं। तो सुधीर, यहाँ XUV 700 के लॉन्च के वक्त हम जब मौजूद थे वहां पर कहा गया था कि ये जो SUVs के लिए नया लोगो अब ये तैयार किया गया है और यही आप उम्मीद कीजिए कि नई स्कॉर्पियो में नया महिंद्रा लोगो ही आपको देखने को मिलेगा। श्रवण वर्गीस का सवाल है एस्टिमेटेड लॉन्च डेट ऑफ स्कॉर्पियो। तो यहाँ पर अभी तक जो जानकारी थी कि ये वो वक्त आ चुका है जब स्कॉर्पियो को आ जाना चाहिए था, लेकिन हम सबको पता है कि चिप शॉर्टेज किस तरह से जो प्रोडक्शन है उसके ऊपर शिकंजा कसे हुए है, तो वो स्लो है जो हमने XUV 700 के लंबे वेटिंग पीरियड के साथ भी देखा है। तो हमें लग रहा है कि हो सकता है कि जून तक ये गाड़ी लॉन्च हो जाए या कम से कम अनाउंस हो जाए, अनवेल हो जाए। पैनोरामिक सनरूफ के बारे में जयेश सवाल कर रहे हैं, तो यहाँ अभी स्पेकुलेशन ही है। जयेश अलग अलग जो स्पाई पिक्स हैं वही ये बता रहे हैं कि एक बड़े साइज का सनरूफ जो पैनोरामिक देखने में लग रहा है, शायद वो जो है टॉप एंड में देखने को मिले जो आने वाली महिंद्रा स्कॉर्पियो है। लेकिन
उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। ये तो कुछ स्पेसिफिक सवाल हो गए थे, अब कुछ एक जेनेरिक जानकारी आपको दे दे जो अभी तक हमें पता है, वो ये कि जो नई वाली स्कॉर्पियो इस साल आ रही है वो पूरी तरह से नई आपको देखने को मिलेगी, न सिर्फ लुक में, शेप में, साइज में, फीचर्स के हिसाब से भी। लेकिन फिलहाल अब बात करते हैं होंडा सिटी हाइब्रिड की। निखिल विजय सवाल कर रहे हैं कि जो नई सिटी हाइब्रिड आ रही है उसके बारे में क्या जानकारी है। तो सबसे पहले तो आपको बताएं 14 अप्रैल को इसकी अनवेलिंग होगी, इसका प्रदर्शन होगा और बहुत जल्द हम इसकी टेस्ट ड्राइव भी करेंगे। तो उसका प्रदर्शन जो है वो हम तब जांचेंगे और देखेंगे कि कितनी मज़ेदार ये गाड़ी है। और जितनी जानकारी अभी तक है उसके हिसाब से ये कि जो 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन है उसको 2 इलेक्ट्रिक मोटर से मदद मिलेगी और इस वजह से जो प्रदर्शन है, जो आंकड़े हैं उसकी कहीं ज़्यादा हैं और साथ में फ्यूल एफिशिएंसी भी काफ़ी हाई रहने वाली है। इसके अलावा सत्या भी इसी गाड़ी से जुड़ा हुआ एक और सवाल कर रहे हैं। उनका कहना है, बल्कि कमेंट है, कि होंडा को HRV हाइब्रिड के बारे में भी सोचना चाहिए हिंदुस्तानी मार्केट को लेकर। और यहाँ पे पॉइंट जो है उससे मैं सहमत हूँ, क्योंकि हाल फिलहाल में अगर हम देखें तो होंडा की एक सिटी जो है वो बेस्ट सेलर रही है। बाकी गाड़ियों के बारे में, उसके प्रदर्शन के बारे में सवाल उठ रहे हैं। लगातार जो कार इंथुजियास्ट हैं, होंडा के फैंस हैं, वो भी पूछ रहे हैं कि आप कौन सी गाड़ी लेकर आ रहे हैं। और प्लस मार्केट को अगर आप देखें तो पूरी तरह से SUV सेंट्रिक हो गया है। वहां पर होंडा को नए प्रोडक्ट्स, एक्साइटिंग प्रोडक्ट्स लाने की जरूरत है। और फिलहाल इस सिटी हाइब्रिड को हम चलाएंगे और उसके बाद फिर से हम सवाल करेंगे कि बाकी गाड़ियां जो इंटरनेशनल पोर्टफोलियो में हैं वो यहां कब तक आ रही हैं। तो हमारा नया फीचर आपको कैसा लगा बताइएगा और कोशिश हम करेंगे कि आपके सुझाव के हिसाब से उसे इम्प्रूव करें, चेंज करें। हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि आप कमेंट कर सकते हैं और अपने सुझाव, अपनी फरमाइश या शिकायतें कुछ भी भेज सकते हैं। फिलहाल टाइम्स लाइव की पूरी टीम को अगले एपिसोड तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय बाय, ड्राइव सेफली।